हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स में। आज हम प्यार नहीं बिकता कहानी का तीसरा भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम शेखर है और मैंने इस खूबसूरत कहानी को लिखा है। हमें उम्मीद है कहानी के पहले और दूसरे भाग की तरह तीसरा भाग भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। प्यार नहीं बिकता कहानी का तीसरा भाग। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ी ही दूर थी पूजा के घर के बाहर खड़ी नीली फिएट कार देखकर उसे हैरानी सी हुई। सोचा उसके घर में तो कोई स्कूटर पर भी आने वाला नहीं है, फिर ये कार पर कौन आया होगा। सोचना कठिन ही था पूजा के लिए। मन में उलझन के साथ साथ एक अनजाना खौफ भी बढ़ता चला गया था। खाली बर्तन उसने चुनरी के पीछे ही छिपा रखे थे। घर के करीब पहुंच गई थी। वह अगले ही पल दबे पांव से खुले दरवाजे में दाखिल हो गई थी। दीवार के साथ साथ चलती हुई फिर वह आंगन में बने चौके तक पहुंच गई। बर्तन आहिस्ता से रखे और कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के भीतर से आवाज़ें आ रही थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। कौन हो सकता है जानने की उत्सुकता के लिए वह कमरे में दाखिल हुई थी। वह देखी कुछ लोग कमरे के बाहर खड़े थे, मानो वे कमरे के दोनों दरवाजे पर पहरा दे रहे हों। एक बुजुर्ग सा आदमी कुर्ता पैजामा पहने, हाथों में सोने की अंगूठी, गले में मोतियों की माला, शायद एक पैर से अपाहिज था, जो एक छड़ी के सहारे कुर्सी पर बैठा था। देखने में 50 से 60 वर्ष रही होंगे। साथ में धोती और कुर्ता पहने, सर पर पगड़ी और चंदन का टीका लगाए, हाथों में कोई खाता पकड़े हुए एक और बुजुर्ग पास में खड़ा था। देखने में दोनों की उम्र एक जैसी ही थी। वे लोग कमरे के अंदर बैठे थे। ये लोग पूजा के लिए बिल्कुल नए थे। आज तक वह इन लोगों को घर पर कभी नहीं देखी थी। ठाकुर चरणदास देखने में उनकी उम्र 50 से 60 रही होगी। वे शहर के बहुत बड़े व्यवसायी थे। शहर में दूर दूर तक उनका व्यापार फैला था। वे लोगों को आवश्यकता अनुसार कर्ज भी देते थे। ये वही लोग थे जो कई साल पहले भी पूजा के घर आए थे। तब पूजा बहुत छोटी थी, शायद 5 साल रही होगी। आज फिर कई साल बाद आए हैं। ठाकुर साहब के साथ साथ कुछ लोग भी थे। देखने और वेशभूषा से सेवक लग रहे थे और साथ में उनका खाता वही संभालने वाला मुंशी चंद्र प्रकाश भी थे। पूजा के पिता ठाकुर साहब से कई साल पहले काफ़ी कर्ज लिए थे। पिता ने तो कर्ज घर बनाने और बड़ी बेटी पूजा की शादी के लिए लिए थे, लेकिन पिता की गंदी लत शराब और जुए में सारे पैसे खर्च कर डाले। जो पैसे बचे थे बस उसी से घर की एक छत ही बन पाई थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। ठाकुर चरणदास जो पैरों से अपाहिज थे, उनका एक पैर काम नहीं करता था। बस एक दाहिना हाथ में पकड़े लाठी के सहारा ही चल पाते थे। आज वे अपने मुंशी चंद्र प्रकाश के साथ धीरू और पूजा की माँ से बातें कर रहे थे। शायद वे अपना कर्ज वसूलने आए थे और बकाया कर्ज चुकाने का एक निश्चित समय भी मिल चुका था। इन्हीं बातों की चर्चा वहाँ हो रही थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। पूजा जैसे ही कमरे के सामने आई, माँ की नज़र पूजा पर पड़ी।
अरे पूजा, इतनी देर कहाँ थी? माँ ने तीखे स्वर से कहा था। मैं शोभा के घर गई थी, पूजा ने कांपते हुए कहा था। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। माँ ने पूजा की तरफ इशारा करते हुए सेठ जी से कहा, यह मेरी बड़ी बेटी पूजा है जो 12वीं की इम्तिहान देने वाली है। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। सेठ जी ने पूजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटी तो बहुत सियानी हो गई है। जब मैं पहली बार आपके घर आया था तब ये बहुत छोटी थी, शायद चलना भी नहीं सीखा था। माँ मुस्कुराई। पूजा बेटी, जाओ और सेठ जी के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो, स्वर माँ के थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। सब आपकी दया है सेठ जी। बाप तो जुए और शराब में डूबकर इस दुनिया से चला गया। सब जिम्मेदारी मेरी पल्लू में बन गया। अगर आपकी दया न होती तो न जमी होती, न ही घर की छत होती, स्वर माँ के थे। सेठ जी सभी बातों को खामोशी के साथ सुन रहे थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। तभी मुंशी चंद्रप्रकाश ने पास में बैठे ही धीरू से कहा, बहन तो जवान हो गई है, कोई रिश्ता देखा नहीं धीरू? तलाश तो कर रहा हूँ, अभी तक अच्छे रिश्ते नहीं मिले मुंशी चाचा, स्वर धीरू के थे। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। सभी सेठ जी मुंशी चंद्र प्रकाश की ओर देखने लगे तो न जाने मुंशी जी आगे कुछ बोल न पाए। कुछ समय के बाद ही पूजा एक थाली में कुछ चाय के कप और कुछ भुनी हुई मकई के दाने लेकर कमरे में चली आई। सभी ने चाय पिए और भुने हुए मकई खाए, साथ ही साथ पूजा की तारीफ भी हुई। मुंशी की नज़र पूजा पर अटक गई थी। न जाने कब से वह पूजा को घूरते जा रहा था। पूजा ने भी महसूस किया कि मुंशी की नज़र उसे घूरा जा रहा है, लेकिन उसकी नज़र पूजा को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। हल्की जलपान के बाद सेठ जी पूजा की माँ और धीरू से सारी बातें कर चुके थे। सेठ जी छड़ी के सहारे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। आखिर अब अंधेरा हो गया और पास में ठाकुर द्वार से घंटों और नगारों की आवाज़ें आने लगी थी। उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, भाई जी अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। इतना कहकर सेठ जी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। सेठ जी आगे जाकर अपनी कार में बैठ चुके थे। मुंशी भी उसके पीछे पीछे चलते चलते थोड़ा रुक गया था। फिर इशारों से धीरू को अपने पास बुलाया। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। मुंशी चाचा धीरू से क्या बात करेंगे, यही जानने के लिए पूजा भी दरवाजे के पास आकर रुक गई थी। मुंशी जी बोले, देखो धीरू, मैं एक बात तुमसे कहने जा रहा हूँ। इस बात को ध्यान से समझना और समझने के बाद ही मुझे जवाब देना। धीरू, जी मुंशी चाचा। मुंशी फिर बोले, देखो धीरू, तुम्हारे ऊपर सेठ जी के काफ़ी कर्ज हैं, जिसे चुकाते चुकाते तुम्हें कई साल बीत जाएंगे, लेकिन तब भी शायद तुम इस कर्ज को चुका पाओ। मेरी तरफ से एक सुझाव है तुम्हारे लिए,
तुम्हारे भले के लिए। धीरू, हाँ मुंशी चाचा कहिए। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। मुंशी जी बोले, देखो धीरू, पूजा तो तुम्हारी सौतीली बहन है, आज नहीं तो उसका विवाह तो करोगे ही। अगर तुम अपनी बहन की शादी सेठ जी के साथ कर दोगे तो तुम पूरी तरह से कर्ज से मुक्त हो जाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और तुम्हारी बहन की भी। वह सेठ जी की महलों में राज करेगी। राज, सेठ जी का कोई वारिस भी नहीं है। जमीन जायदाद तुम्हारी बहन पूजा की ही होगी ना, तुम भी लखपति बन जाओगे। मुंशी जी आगे बोल पड़े, मैं सेठ जी की आंखों में पूजा के लिए प्यार देखा है। अच्छी तरह सोचकर जवाब देना धीरू। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। तभी बाहर कार की हॉर्न तेज बजने लगी। शायद सेठ जी उनको बुला रहे थे। मुंशी रुका नहीं, पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गया। धीरू भी पीछे पीछे मुंशी जी के साथ साथ बाहर आया। तब तक मुंशी जी कार में बैठ चुके थे। धीरू अपनी जगह पर खड़ा रहा और कार को जाते हुए देखता ही रह गया था। चेहरे पर सोच की कशमकश बहुत बढ़ गई थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। दरवाजे के पास खड़ी पूजा के पांव जैसे पत्थर हो गए थे। उसे लगा था कोई तूफान आने वाला है जो सब कुछ बर्बाद करता चला जाएगा। नींद पूजा की आंखों से उड़ गई थी। उसे अधिक चिंता अपनी हालत पर हो रही थी। मुंशी के कहे दबे हुए लफ्ज़ हर पल उसके मस्तिष्क पर भारी प्रहार करते रहे थे। पूजा की शादी करा दो, एक ही रात में लखपति बन जाओगे। उसकी शादी से धीरू कैसे लखपति बनेगा, यही नहीं सोच पाई थी पूजा। एक साथ लाखों रुपया किसी गलत रास्ते से ही आ सकते हैं। उसे किस गलत रास्ते पर धकेल कर लाखों रुपए वसूल करेगा धीरू। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। अधूरी सोचों में खंजर पूजा के मन को घायल करते जा रहे थे और इन्हीं सोचों में डूबती उतरती वह कब सो गई वह खुद भी नहीं जान सकी थी। रात का वह जाने कौन सा पहर था जब अचानक ही उसकी आंख खुल गई थी। लगा था दो मजबूत हाथ उसका गला घोट रहे हैं। एक भयानक सपना ही था जिसका खौफ अभी भी उसके चेहरे पर फैला हुआ था। उसे अपनी सांसें उखड़ी हुई लग रही थी और होठ जैसे सूख रहे थे। होठों पर जीभ फेरते ही जोरों से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ही वह चारपाई से नीचे उतर आई। कमरे के बाहर दीवार के साथ ही घड़ा रखा रहता था। वह बाहर की तरफ बढ़ी थी। बैठने के बाद पानी अभी गिलास में उड़ेला ही था कि उसे यूं लगा जैसे पास ही कोई दबी आवाज़ में बातें कर रहा हो। पूजा के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। अपने आसपास का जायजा लेते हुए उसने सोचा, आवाज़ें साथ वाले कमरे से उभर रही है जहाँ माँ सोया करती है। गिलास बहुत धीमी से उसने जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया। उठने के बाद दबे पाँव ही चलती हुई वह कमरे के दरवाजे तक पहुँची और कान दरवाजे से लगा दिए।
अगले ही पल सांसें रोके अंदर की बात सुनने लगी। धीरू की आवाज़ थी, बातों को खींचो मत माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन धीरू, यह कैसे संभव है? आदमी चाहे तो सब कुछ हो जाता है। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। मैं पूजा की सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल पत्थर का नहीं है। बात सौतेलापन की नहीं है माँ, तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी मैं यही कहता। तुमने तो बड़ी ही उलझन में डाल दिया है धीरू। मान लो हम ये रिश्ता कर भी देते हैं तो कल लोग सुनेंगे तो हम पर थूकेंगे नहीं। मुंह तोड़ दूंगा उस हरामजादे का जो इधर आंख भी उठाएगा। और फिर तुम यह बात क्यों नहीं सोचती हो माँ कि लोग हमें खाने को भी नहीं दे जाते। माँ चुप रह गई थी, जैसे कुछ सोचने लगी हो। बाहर खड़ी पूजा का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था। क्या सोच रही हो अब? वह आदमी करोड़पति है, लेकिन अपाहिज है, अधेड़ है, पूजा से दुगनी उम्र का है। दुगनी उम्र का हुआ तो क्या हुआ, आदमी तो है ना। पूजा भी जवान हो चुकी है। माँ, पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है जो उसे ब्याह कर सको। दो दो टके के लड़के बिना दहेज की शादी तक नहीं करते। लड़के आजकल हजारों रुपए में नीलाम होते हैं। क्या पूजा के लिए खरीद सकोगी कोई दूल्हा? कमरे में एक पल खामोशी छा गई थी। माँ शायद धीरू की बात का कोई उत्तर न सोच पा रही थी। अगले ही पल धीरू का स्वर फिर उभरा था। माँ, हम लोगों का सबसे बड़ा दोषी गरीबी है। जब जेब में दौलत आ जाती है तो लोग की निगाहें झुक जाती है, सब चुप हो जाते हैं। लेकिन धीरू माँ जैसे करा रही थी। फिर वही लेकिन झुंझलाकर चीखा था धीरू। दिमाग से काम लो माँ, दिल से नहीं। बात पूजा की ही नहीं, दो और बेटियाँ बैठी है तुम्हारी। ब्याह न सकोगी तो क्या सारी उम्र घर में बिठाए रखोगी? उन्हें लोग तो तब भी बातें बनाएंगे माँ। यह गरीब को माफ़ करना नहीं जानते। पूजा की यह मामूली सी कुर्बानी हम सबका नसीब बदल सकती है। और फिर हम उसे ब्याह कर रहे हैं, बेच तो नहीं रहे। वह भी बैलों में सारी उम्र ऐश करेगी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। बात तो तुम्हारी ठीक है धीरू। गरीब की इस जिल्लत भरी ज़िंदगी तो मेरा भी दम घुटने लगा। अब अपनी ही औलाद प्रीत लगने लगी है। कल क्या होगा यही सोच सोच कर मैं रात भर करवटें बदल कर काट देती हूँ। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। लेकिन और कुछ मत सोचो, सेठ जी से मैं मिल चुका हूँ। मुंशी चाचा से सारी बातें हो चुकी है। उन्होंने एक ही बात कही है, लड़की उनको संस्कारी चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। गरीब हो तो कोई बात नहीं, रिश्ता जुड़ते ही उसके खानदान को अपनी हैसियत के मुताबिक मैं खुद बना लूँगा।
वह करोड़पति है। हमारे इस घर से कहीं बड़े और खूबसूरत उसके नौकरों के क्वार्टर है। उसकी कोठी देखो माँ तो दंग रह जाओगी। तुम तो दिन में ख्वाब दिखाने लगे धीरू, स्वर माँ के थे। झूठ बोलूं तो जुबा में कीड़े पड़े। माँ तुम एक बार पूजा को तैयार कर लो, फिर देखो धीरू का कमाल। कुछ दिनों में ही तुम सबकी काया न पलट दूं तो नाम बदल देना। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। कल शाम ही मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ हाँ में। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। अच्छा, अब जा तो मुझे ज़रा सोचने दे। बाहर खड़ी पूजा को जमीन पाँव के नीचे कांपती सी लगी थी। उसका सिर घूमने लगा। दीवार का सहारा लिए ही डगमगाते कदमों से वह अपने कमरे की ओर बढ़ती चली गई। पानी पीने का भी होश नहीं रह गया था उसे। अपने बिस्तर पर गिरते ही सुबह पड़ी। उसकी सिसकियां सुनकर उसके बगल में सोई छोटी बहन सिब्बू जाग उठी। हैरानी से आंख मसलते हुए उसने पूजा की ओर देखा, फिर पूछा, तुम्हें क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं सिब्बू, तुम सो जाओ। लेकिन रो क्यों रही हो? कहाँ रो रही हूँ, कहा ना सो जाओ। पूजा का स्वर तेज हो गया था। सिब्बू शाम गई। शाम कर ही आंखें बंद करके लेट गई वह। पूजा भरी भरी आंखों से उसे देखती रह गई। दर्द से दिल ऊपर तक भरा हुआ था। जी तो चाह रहा था कि सिब्बू को जोर से लिपटकर रो पड़े और कह दे, तुम्हारी दीदी को बेचने की तैयारी हो रही है सिब्बू, पर कह न सकी। दर्द को दबाते हुए होठ को चबाने चली गई। आखिर थक कर ही सिर को उसने तकिए पर टिका दिए। थोड़ी देर बाद ही सिब्बू गहरी सांसें लेने लगी थी, जबकि उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। नींद तो पास वाले कमरे में बैठी माँ और धीरू ने झपट ली थी। आप देख रहे हैं इंदिरा टीवी द स्टोरी बॉक्स। ओ भगवान, यह क्या होने जा रहा है? आदर्श और कुर्बानी का ढिढूरा पीटकर उसे खूंटे में बांधे जानवर की तरह क्यों बेचा जा रहा है? नहीं 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 बिकूंगी किसी के स्वार्थ के लिए। मैं अपने अरमानों को जलने नहीं दूंगी। वह माँ हो या भाई, जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ रिश्ता भी खाक हो जाते हैं। वह मुझे बेचने की बात सोच रहे हैं तो मेरे अपने नहीं दुश्मन है। पूजा कराह उठी। उस रोज गौतम की कही बात याद आने लगी थी। उसी ने तो कहा था, अच्छे दिल और गरीब को यहाँ कौन पूछता है। रिश्ते और नाते भी दौलत की तराजू में तोले जाते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा दौलत है वह उतना ही बड़ा रिश्तेदार है। ओह गौतम, आकर मुझे बचा लो। दौलत के भूखे भेड़िए तुम्हारी पूजा को बेचने जा रहे हैं। हमारा प्यार बिकने जा रहा है गौतम। मैं बिकना नहीं चाहती गौतम। मैं किसी भी कीमत पर बिकना नहीं चाहती, क्योंकि मैं
न तो कोई खिलौना हो और न ही गूंगा जानवर। रोकते रोकते भी पूजा की हिचकियाँ फिर फूट पड़ी थी। आवाज़ न हो इसलिए उसने अपना हाथ कसकर होठ पर दबा लिया था। मैं अपने साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। वह लोग स्वार्थ में अंधे हो गए हैं तो मेरे क्या लगते हैं। मैं क्या अपने आप को बलि का बकरा बनाऊं। मेरा भी दिल है, मेरे भी अरमान है। भगवान ने मुझे सोचने समझने की ताकत दी है, सपने सजाने का अधिकार दिया है। मैं अपनी दुनिया बर्बाद नहीं होने दूंगी। सवाल मेरी ही ज़िंदगी का नहीं, आज मेरी खुशियों के साथ गौतम की खुशियाँ भी जुड़ी हैं। हम प्यार की राह के हमसफ़र हैं। मैं रास्ते में उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, उसे अकेला नहीं भटकने दूंगी। माँ को मेरी शादी की ही चिंता है ना, मैं उसकी यह चिंता ही दूर कर दूंगी। कल ही मैं उसे बता दूंगी, हाँ एक प्यारा सा देवता है जो मुझे अपने मन मंदिर की देवी बना लेना चाहता है। उसे दौलत से नहीं, इंसानों से प्यार है, मुझसे प्यार है। कभी एक लाचार अबला होने का एहसास पूजा के दिलो दिमाग को कमज़ोर करता चला जाता तो वह सोचने लगती कैसे इन स्वार्थी भीड़ों का सामना कर पाएगी। माँ तो शायद मान भी जाए, लेकिन धीरू उसका भाई है, वह तो गुंडा है। वह बात को अपनी ढंग से मनवाना जानता है। और कभी दूसरी सोच शरीर में एक नई ताकत भरती चली जा रही थी। सोचते से ज़्यादा यही होगा ना कि उसे मारा पीटा जाएगा, उसे जान से भी मार दिया जाए तब भी वह मानेगी नहीं। गौतम को अपने वचन दिया है और वह हर कीमत पर अपना वचन पूरा करेगी। रात भर पूजा को नींद नहीं आ सकी। वह एक ही बात सोचती रही, इससे पहले कि माँ उससे कोई बात करे उसे गौतम से मिलना चाहिए। शायद वही इस मुसीबत का कोई बेहतर हल बता सके। सोच की कसमकस में पूजा का अस्तित्व सूखे पत्ते के समान होकर रह गया था। एक पल वह सोचती थी और दूसरे पल कुछ और। विचारों की आंधी में वह सूखा पत्ता पल पल करवट बदल रहा था। हम कहानी का चौथा भाग जल्द से जल्द लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपने दोस्त और कहानी के हमसफ़र शिखर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।